डिवीजन होगा और उसके बाद तय होगा, और उसके बाद अगर कुछ संशोधन करने होंगे तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन करीब 3 दशक के बाद किसी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण का हक देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार की प्राथमिकता और सरकार की सोच दिखाते हुए नई संसद में पहला बिल महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लाया गया। लेकिन सियासत का नजारा देखिए, कोई ओबीसी का मुद्दा उठा रहा है, कोई मुस्लिम महिलाओं के नाम पर सियासी दांव चल रहा है। और तो और 2010 में जिस कांग्रेस ने खुले तौर पर महिला आरक्षण में ओबीसी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था, वो कह रही है कि ओबीसी का कोटा तय के बिना महिला आरक्षण बिल अधूरा है। कई क्रेडिट कार्ड धारक नेता भी मैदान में कूद चुके हैं और वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लाने का पूरा क्रेडिट जो है वो उन्हें ही जाता है। इसलिए आज मैं महिला आरक्षण के इतिहास में जाऊंगा और उन नेताओं की सोच भी आपको दिखाऊंगा जो कहते थे ये बिल मेरी लाश के ऊपर से पास होगा, लेकिन अब से कुछ देर पहले सदन में गरजते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह दो टूक कह दिया कि महिला आरक्षण बीजेपी के लिए सियासत का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मान्यता से जुड़ा विषय है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ लोग महिलाओं के हित को किनारे हटाकर सिर्फ और सिर्फ कोरी करारी सियासत कर रहे हैं। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आधी आबादी पूरी सियासत। ये जो सीटें हैं 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। अगर विपक्ष रोड़ा ना बने तो हम कृतज्ञ होंगे। ये सही समय है, यही समय है, यही समय। महिला आरक्षण पर संसद में सियासत का सीन नंबर 1। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। महिला आरक्षण पर संसद में सियासत का सीन नंबर 2। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिला आरक्षण पर संसद में सियासत का सीन नंबर 3। असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। जब ये प्रस्ताव सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा हमारा बिल है, कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। लेकिन 2 नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने इस सियासत को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है। लगभग 15-16 वर्षों तक देश की महिलाओं को
ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। Sir, on behalf of my party, I stand to oppose this legislation. You want a parliament which consists of only bade log. This bill will close the doors for the Muslim representation in the parliament. और अब मैं आपको महिला आरक्षण पर चाल, चरित्र और चेहरों का विश्लेषण बताऊंगा। असाउद्दीन ओवैसी 2023 में क्या बोले? 20 सितंबर को मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया है, हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ हैं। सोनिया गांधी सितंबर 2023 यानी आज क्या बोली? ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करी, लेकिन पहले इन्हीं का शासन था, ये ओबीसी महिला बिल में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थी। बढ़ता हूं आगे। मुलायम सिंह यादव, मार्च 2010 बिल पास हुआ तो संसद में सीटियां बजेंगी, ये मुलायम सिंह यादव के कथन थे। बिल से सिर्फ बड़े घर की लड़कियों को फायदा होगा, ये मुलायम सिंह यादव ने साल 2010 में बोला था। लालू यादव, मार्च 2010 क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए बिल लाया गया है। ये सारे लोग आज इंडिया गठबंधन के साथ है। मायावती तब भी साथ थी, मायावती आज भी साथ है। क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए यह बिल लाया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि मायावती तब भी महिला आरक्षण बिल के साथ थी और आज भी साथ है। बढ़ता हूं मैं आगे। लालू यादव ने और क्या कहा था? मेरी लाश के ऊपर से यह बिल पास होगा, मार्च 2010 के अंदर। बढ़ता हूं मैं आगे। शरद यादव, जून 1997 ग्रामीण महिलाओं के बारे में क्या समझेंगी परखटी महिलाएं, यह कहा था शरद यादव। 2009 फिर आता हूं मैं, उन्होंने क्या बोला? अगर मौजूदा रूप में बिल पास हुआ तो सदन में मैं ही जहर खा लूंगा, यह शरद यादव ने कहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या महिला आरक्षण पर विपक्ष के दांत खाने के कुछ और है और दिखाने के कुछ और है? क्या इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो नेता हैं वो अब कुछ और बोली बोल रहे हैं? जब खुद शासन में थे, सरकारों में थे, तो कुछ और बोली बोल रहे थे। बड़ा सवाल यह है। मेरे साथ शाजिया इल्मी है भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ धर्मवीर चौधरी जुड़ेंगे, मेरे साथ उमा भारती जुड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन शुरुआत वारिस पठान मैं आपसे करता हूं और शुरुआत के 50 सेकंड आपसे मैं आपको देता हूं। आज तो आपने हेडलाइन बना दिया, आपके नेता ने, आपने महिला आरक्षण बिल का विरोध कर दिया और इसमें भी आप मुसलमान और हिंदू ले आए। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो हमारे नेता ने साफ तौर से कहा कि ये डिसेप्शन बिल है, एंटी मुस्लिम बिल है, एंटी ओबीसी बिल है, ये इंक्लूसिव बिल नहीं है, ये एक्सक्लूसिव बिल है। बात नंबर 2, बिल लाने की जरूरत बहुत अच्छा है कि देखिए सब इंसान चाहते हैं कि नारी का सम्मान हो, नारी का एम्पावरमेंट हो। हम भी चाहते हैं कि महिलाएं विधानसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी उनका काफी हिस्सा हो। बिल लाने की मंशा की तो क्या इस बिल के अंदर ओबीसी और मुसलमान महिलाओं को क्यों इंक्लूड नहीं कर दिया गया? हमारे सदर ने आज पार्लियामेंट में पूरा एक डाटा दिया है कि किस तरह से मुसलमान और ओबीसी की महिलाएं पीछे 7% टोटल पॉपुलेशन है मुसलमानों का, मगर आप देखिए लोकसभा के अंदर 0.7% सिर्फ महिला है। आप बात करते हो नारी शक्ति वंदना की, उन्होंने यहां तक बताया 17वां लोकसभा चल रहा है, 690 अब तक की महिलाएं बन चुकी है, जिसमें 25 मुसलमान महिलाएं अब तक के लोकसभा में बन चुकी। तो इसका कौन जिम्मेदार है? क्यों क्या मुसलमान महिलाओं को अधिकार नहीं है एम्पावरमेंट का, रिजर्वेशन का? आप बोलते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हो, आप वंदना की बात करते हो, नारी की बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन 63 मूवमेंट आज भी मिसिंग है, डिसअपियरेंस है, उसका कौन जवाब देगा? 20% मुस्लिम वुमेन का ड्रॉप आउट हो गया, इसका कौन जवाबदारी देगा? तो ये जो बिल लाया है, हम भी चाहते हैं कि इसके अंदर मुसलमान महिलाएं भी विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें उनका पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब आपने बिल तो इंट्रोड्यूस कर दिया, सेंसस 2021 में होना था, अब तक आपने उसको सेंसस नहीं किया। पहले तो आप सेंसस करेंगे, उसके बाद में डिलिमिटेशन का प्रोसेस आएगा। अमीश भाई, डिलिमिटेशन का प्रोसेस बहुत लेंदी और बहुत ही होगा, क्योंकि उसके अंदर रेशियो वाइज चलता है, किस तरह से आप करेंगे, कब तक लाएंगे। तो 2024 तक तो यह आना मुमकिन नहीं है, 2029 तक भी ये बिल का इंप्लीमेंटेशन होना नामुमकिन है। तो फिर ये सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं है, तो क्या है? कहती है मोदी है तो मुमकिन है। सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ ये बिल लाया गया है। क्यों नहीं लाते? चलिए, क्यों नहीं रिजर्वेशन देना है आपको मुस्लिम महिलाओं को, ओबीसी को? आपको लग रहा है कि आप कह रहे हैं बीजेपी क्या प्रॉब्लम है आपको देने के अंदर? शाजिया इल्मी, देखिए मैं कभी इस शब्द को नहीं बोलता, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और आप मुस्लिम भी हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो लॉजिक उठाया गया है, ये मायावती जी ने भी इस बात को उठाया है, असाउद्दीन ओवैसी ने भी इस बात को उठाया है, क्या आपको लगता है ये
ना साथ देने का बहाना है या फिर इस बात में कुछ दम है? 50 सेकंड शाजिया। अमीश जी, चाहे वो हो 96 या हो 98 या हो 99 या हो 2002 या हो 2008 या 2010, वही जो हथकंडे, वही जो दावपेच लगातार हमने देखे हैं कि इस मानसिकता के साथ कि ये बिल जो है वो कानून ना बने, हमने वही दावपेच और वही चलत्तरबाजी और वही हथकंडे आज फिर देखे। ये सब तरीके हैं बिल को फिर से लंबित करने का और कानून ना बनने के होने का। और अगर हमारे भाई वारिस भाई बात करते हैं और मुसलमान महिलाओं की बात करते हैं, बिल्कुल जेब नहीं देता। इनसे पूछिए, खुद इनकी पार्टी ने कितने मुस्लिम महिला उम्मीदवार को कभी उतारा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो पार्टी जो लगातार अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक जो कि मुस्लिम महिला है उसके विकास के खिलाफ जिसने हमेशा काम किया है, चाहे वो शाहबानो केस हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, वो पार्टी बात करेगी मुसलमान महिलाओं की? शर्म आनी चाहिए। और एक बताइए आप एक बात, महिलाओं में भी अब ये लोग विभाजन करना चाहते हैं, समाज को बांट दिया। हमेशा रिलीजन, मजहब के नाम पर या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई हुई, आर्थिक स्तर के नाम पर हुई। अब महिलाओं में भी आप बंटवारा करना चाहते हैं, वहां पे भी आप अपना खेल करना चाहते हैं और आपको लगता है कोई इसको पकड़ेगा नहीं। ये बहुत ही शर्म की बात है। आज मैं बता रही हूं, जो पार्टियों ने जो उनके बयान दिए हैं, हर एक घर की जो बेटी है ना और उसका पूरा परिवार देख रहा है टकटकी लगाकर, और बद्दुआएं मिलेंगी। मैं आपको खुलकर ये बोल रही हूं, जिस तरह से फिर से आपने इस मामले को डिले करने की, भ्रमित करने की और बहकाने की कोशिश की है। जी, मैं जवाब देना ओबीसी भी हो, वारिस पठान, जहां तक मुस्लिम आरक्षण की बात है, एक सेकेंड, ओके शाजिया यू मेड योर पॉइंट, शाजिया यू मेड योर पॉइंट, वारिस, जहां तक मुस्लिम आरक्षण की बात है, जहां तक ओबीसी आरक्षण की बात है, गृह मंत्री आज अमित शाह ने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में यह बात करी और ये बाकी संदर्भों में भी लागू हो जाती है। 2024 के अंदर चुनाव है, आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, आपके नेतृत्व वाली कोई सरकार बनेगी, तो यह बिल पास होने दीजिए, जब सरकार बनेगी तो वो करवा लीजिएगा। अभी तो बिल पास होना चाहिए ना। ये पिछले कितने वर्षों से, पिछले 2 दशकों से ये बिल लटका हुआ है, भटका हुआ है, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि शासन इसको पास कराना चाह रहा है, तो अभी भी नहीं पास होने देंगे हम। कब तक? देखिए, बड़े नहीं सुनिए अमीश भाई, जब शाजिया इल्मी जी एक मुसलमान है, हमारी बहन है, हमको मैं पूछना चाहूंगा शाजिया इल्मी जी कि आपका अरमान नहीं है कि आप भी किस दिन विधानसभा में जाओ या लोकसभा में जाओ, आपको भी रिजर्वेशन मिले? इसी तरह हमारी मुसलमान बहनों का, माताओं का भी अरमान है कि हमको भी दूसरी महिलाओं की तरह बराबरी से हिस्सा मिले, रिजर्वेशन मिले, ताकि हमारा भी एम्पावरमेंट हो, हम भी विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए। जब 1996 में भी जब ये बिल आया था, उस वक्त भी हमारी पार्टी ने इसी बेसिस के ऊपर अपोज किया था कि बिल का लाने का मकसद है वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें ओबीसी भी आना चाहिए, मुसलमान महिलाओं का भी आना चाहिए। तो सरकार उसमें क्यों नजरअंदाजी कर रही है, क्यों नहीं लाना चाहते, क्यों एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते? हमने कहा ना कि बिल एंटी ओबीसी है, एंटी मुस्लिम है। और अब बताइए ना, हमारी आपने पार्टी की बात की कि हमारी पार्टी में मुसलमान नहीं है। अरे शाजिया जी, आप मुंबई में आई है, हमारी मुंबई की प्रेसिडेंट जो है महिला मुसलमान है, हमारी हर जगह मुस्लिम विंग है, हमारी हर जगह महिलाओं की एक विंग है, उस विंग की हमारी प्रेसिडेंट है एक मुस्लिम। अच्छा लगेगा, एक बार आप सुनेंगे मेरी बात, आपको अच्छा लगेगा। शाजिया जी, मैं आईना दिखाना चाहता हूँ बीजेपी को, ताकि इस तरह का जो खेल खेल रहे हैं चुनाव के पहले वो ना खेले, हमारी महिलाओं के साथ या देश की महिलाओं के साथ इस तरह का षड्यंत्र न रचे। मुसलमान महिलाओं बोलने देना मेरे को, आप सुनो सुनो सुनिए। आप उनकी खुशहाली नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं पैरोकार हूँ संविधान का, मैं पैरोकार हूँ इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, जस्टिस का, लिबर्टी का, जो संविधान के पिलर्स है, मैं उनका पैरोकार हूँ और मैं उनकी पैरोकारी करता रहूंगा। मैं हक और इंसाफ का पैरोकार हूँ, मैं इंसानियत का पैरोकार हूँ, मैं इंसाफ का पैरोकार हूँ, इंसानियत, इंसाफ की बात करता हूँ। इंसानियत, इंसाफ सबकी बात हो रही है। मैं इसी बीच एक सेकंड, एक एक करके मेरा निवेदन है कि हम सबकी बात को सुने और कभी टिकट नहीं दिया, एक एक करके हर बात का रिएक्शन दें। ऑल ऑडियोज डाउन। ओके शाजिया, यू मेड योर पॉइंट। मेरे साथ प्रोफेसर रागी भी हैं, विवेक श्रीवास्तव जी भी हैं, और मैं आपकी बताऊंगा, धर्मवीर जी भी मेरे साथ है। एक सेकंड वारिस पठान, मैं आपको बताऊंगा। विवेक जी, सारी बातें एक तरफ, आज ये बिल अगर पास होता है तो ये बड़ी कामयाबी पूरे सदन की मानी जाएगी। और गृह मंत्री ने बोला ओबीसी का कोटा करना है, कोई दूसरा कोटा करना है,
2024 के अंदर चुनाव है और आपको तो उम्मीद है कि आपके नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, है ही ना उम्मीद आपको, तो फिर सब कर लीजिएगा। अभी तो बिल पास होने दीजिए, अभी तो श्री गणेश होने दीजिए। जी देखिए अमीश भाई, पहली चीज तो ये है कि INDIA के जो ब्लॉक और घटक दल हैं, मोर और लेस एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। ऐसा कोई भी नहीं है जो वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है। पहली बार ये बिल जो है शायद 1990 में टेबल किया गया था। गीता मुखर्जी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की प्रेसिडेंट और CPI की सांसद थी उस वक्त, लेकिन बड़े लंबे अरसे तक ये चीजें लटकती रहीं। अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम आया और ये चीजें हुई, लेकिन आज ठीक है ये टेबल किया गया। लेकिन जो गवर्नमेंट की नीयत है उसको भी समझने की जरूरत है। गवर्नमेंट को ऐसा लगा था, सरकार को, मोदी सरकार को ऐसा लगा था कि अगर इस बिल को टेबल करेंगे तो साहब दो चीजें होंगी। नंबर 1, सीधी सी बात है साहब, अभी तो सेंसस भी नहीं हुआ है, डिलिमिटेशन होना है और इसका इंप्लीमेंटेशन खिंचेगा, लेकिन क्रेडिट ये ले जाएंगे। और दूसरी बात, इनको ऐसा लगा था कि INDA के जो घटक दल हैं ये आपस में डिसयूनाइट होंगे, इस पे डिबेट करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ होंगे और इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी उठाएगी, और ऐसा नहीं हुआ। सारे घटक दल एक साथ हैं, सबका एक स्टैंड है, सब महिलाओं के साथ हैं, विमेन रिजर्वेशन के फेवर में हैं। हां, अमेंडमेंट्स चाहते हैं अलग अलग घटक दल, कोई मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहा है, कोई OBC की कर रहा है, कोई दलित के अंदर कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है साहब। डिस्कशन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए। आपने बड़ी दिलचस्प बात बोली विवेक जी, मैं आपको दाद देना चाहता हूं सच बोलने के लिए। आप सच बोलते हैं। आपने बोला बीजेपी को यह उम्मीद थी कि हमारे में झगड़ा होगा, लेकिन हमारे में झगड़ा हुआ नहीं और हम सब तो बिल के साथ खड़े हैं। तो बीजेपी भी तो यही कह रही है कि इस बिल को पास करा दो। बीजेपी कहा कह रही है कि इस बिल को गिरा दो। पास क्यों नहीं? वैसे अगर आप सब मिल भी जाए तो शक्ति उतनी नहीं है बिल को गिराने की, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी को लग रहा था कि हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब आप लड़ाई नहीं लड़ रहे जी। तो आप ही के घटक दल के एक नेता है, आप ही के घटक दल के एक नेता है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस से आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी चाची को अगर मूछें होती तो मैं उसको चाचा थोड़ी कहता, चाची की मूछें तो है नहीं, चाची को तो चाची बोला जाएगा। तो इसलिए बिल तो आ गया है, तो बिल को आप भी पास कराना चाहते हैं तो पास ही कराइए विवेक भाई। नहीं, बहस तो होने दीजिए, बहस होना जरूरी होता है पार्लियामेंट में, ये प्रजातंत्र की प्रक्रिया है। क्वेश्चन जरूर उठाए जाएंगे, एक ड्राफ्ट होता है बिल का। अच्छा, दूसरी बात अमीश भाई देखिए, ये गलत बात थी कि जो सरकार है उसने ऑपोजिशन की पार्टीज को इसे ड्राफ्ट को पहले डिस्कस नहीं किया। आप कहते हैं साहब स्पेशल सेशन होगा पार्लियामेंट का, एजेंडा नहीं बताते हैं शुरू में। आपको बिल की कॉपी देनी चाहिए, सबको ड्राफ्ट देना चाहिए, उसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकते थे। प्रोफेसर आगी, बहस की नौबत ही ना। प्रोफेसर आगी, जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई है और इंडिया अलायंस या फिर इंडिया अलायंस एक साथ है। लेकिन मैंने शरद यादव ने 1997 में क्या कहा, 2009 में शरद यादव ने क्या कहा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने साल 2010 में क्या कहा, लालू यादव ने साल 2010 में क्या कहा, मैंने हर बात को बताया है। लालू यादव तो यहां तक कहते थे मेरी लाश के ऊपर से यह बिल पास होगा। देखिए अमीश जी, होना तो ये चाहिए था कि जितना क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था, लेकिन चूंकि भारत की राजनीति में कांग्रेस का क्षेत्रीयकरण हो चुका है, वह एक रीजनल पार्टी के रूप में आ गई है, इसलिए कांग्रेस से वही मुद्दे उठा रही है जो एक समय मुलायम सिंह यादव और जो लालू प्रसाद यादव कहते थे, जो मांग करते थे कि भाई जब तक OBC महिलाओं का और अन्य महिलाओं का, कैटेगरी की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तब तक हम ऐसे बिल को पास नहीं करने देंगे। उनकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो मान करके चलते हैं कि अभी की जो स्थिति है क्षेत्रीय दलों में उनके पास महिला नेतृत्व की भारी कमी है, और कल जाकर के सिर्फ यदि महिलाओं के आधार पर यदि चुनाव होता है तो उनके पास अच्छे कैंडिडेट देने लायक नहीं रहेंगे। पढ़े लिखे महिलाएं और ये मुस्लिम एंगल क्यों ले आए असद ओवैसी और मायावती जी कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए मुस्लिम एंगल और मायावती जी तो इस देखिए पूरी राजनीति ही असदुद्दीन ओवैसी की है, जो मुसलमान ओवैसी आधुनिक भारत के जिन्ना के तौर पे काम कर रहे हैं। वो कोई भी बात जब भी कहीं भी करते हैं तो मुस्लिम जरूर आता है, उनके लिए मुस्लिम फर्स्ट है, राष्ट्र द्वितीय है या तीसरे पैदा। मेरी आपत्ति दर्ज की जाए अमीश भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात ऑब्जेक्शन है कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को कोई इस तरह से नाम लिया जाए जो राष्ट्र उनके लिए प्रथम नहीं है, उनके लिए मुसलमान प्रथम है, राष्ट्र और कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए हमेशा। ठीक है, योर ऑब्जेक्शन इज टेकन। ओके प्रोफेसर आगी, आप असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना ना कहें, ये एक ऑब्जेक्शन है।
देखिए, मैं तो जिन्ना का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार हो, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करता हो, असउद्दीन, और वो भी इस्लाम के नाम पर। तो असउद्दीन ओवैसी जो है, इनके पूर्वज भी भारत के साथ हैदराबाद को नहीं चाहते थे। वो पूर्वज जो थे वो चले गए, जिनको जाना था वो चले गए। हम लोग यहाँ बैठ के आपके साथ में डिबेट कर रहे हैं, जो मौजूद है उसके बारे में बात करिए। मैं आपको गधा घोड़ा कुत्ता नहीं बुलाता, लिहाजा आप हमारे बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की मर्यादा रखें। ये भारत के बारे में का नाम लिया हमने, मुसलमान महिलाओं का नाम लिया हमने। मुस्लिम इंटरेस्ट इनका आपसे इम्पोर्टेंट सीखना है, पड़ेगा किसके भारत बारे का में बात इंटरेस्ट करना इनके अभी। लिए इम्पोर्टेंट अच्छा ठीक है। एक कॉर्पोरेशन रही बात आपने पूरे अपने रिपोर्ट में बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से दोहरा रवैया अपना रही है। जब कांग्रेस पार्टी ये बिल लेकर के आई थी तो कभी भी इस प्रकार के आरक्षण की बात, आरक्षण रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कभी बात नहीं हुआ था। लेकिन अब उनको लगता है कि ये पूरा का पूरा क्रेडिट चूंकि भारतीय जनता पार्टी को चली जा रही है, तो एक प्रकार से किंतु परंतु ये पास न हो सके, ये संभव न हो सके, इसलिए तमाम प्रकार के बितंडा खड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये जब मन बना करके आई है तो ये भी होगा, राज्यसभा भी इसको इस समय मैं आपको बता दूं वोटिंग जारी है, इस ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग जारी है, बाकायदा पर्चियों से वोटिंग हो रही है और नई सदन में ये वोटिंग हो रही है। कुछ देर बाद नंबर्स हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन बिल जो है इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, वोटिंग जारी है। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग जारी है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन धर्मवीर चौधरी, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की भाषा मुस्लिम महिलाओं को लेकर लगभग एक जैसी है। नहीं अमीश भाई, बिल्कुल एक जैसी नहीं है। देखिए, जो पुराने संसद में 27% कोटा ओबीसी को मिला जी, वो स्वागत योग्य था। आज इस देश में 70-75 वर्षों में 33% महिलाओं के आरक्षण बिल पर वोटिंग हो रही है, ये स्वागत के योग्य है। हम तो इसका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। जब जब देश हित की बात होगी, महिला सशक्तिकरण की बात होगी, सबका स्वागत किया जाएगा। लेकिन मैं अभी माननीय सोनिया गांधी जी का भी और बहुत सारे लोगों का मैंने आपके चैनल के माध्यम से वक्तव्य सुना, तो ये 60 साल में सोनिया गांधी जी ने जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहाँ चली गई, कौन से गड्ढे में चली गई, कुछ पता नहीं। जब इनको जो है 27% ओबीसी का मंडल आयोग की सिफारिश कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं। अब ये 33% पे भी वही राग अलाप रहे हैं। तो जो भी विपक्षी दल इस 33% महिलाओं के आरक्षण पर कुटाराघात करेगा, उसका जनता सुपड़ा साफ कर देगी। ये देश मातृत्व का देश है, महिला शक्तियों का देश है। यहाँ पर बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षक टीचर माँ ही होती है, वही सिखाती है, वही जो है उसको युग पुरुष बनाती है। तो इसका विरोध करना बहुत, लेकिन आज तो इंडिया अलायंस में वो सब लोग हैं, इंडिया अलायंस में सब लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे बिल का विरोध किया है, चाहे वो लालू यादव जी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो। इनका हाल क्या किया? इनका जो विरोध करने वाले लोग थे ये कहां चले गए? और मैं तो कहूंगा जो आगे विरोध करेंगे वो भी चले जाएंगे। इसीलिए इस बिल को पास होने दीजिए। लेकिन अमीश भाई, मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब 50% मातृशक्ति की हिस्सेदारी इस देश में है तो उनको 50% आरक्षण दीजिए। तो अभी तो जो बिल आया है ये तो सालों से लटका हुआ था, अब ये पास होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पास होना चाहिए। That's the point. बिल्कुल पास होना चाहिए। अभी ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए करंट सिचुएशन के अंदर? बिल्कुल पास होना चाहिए। लेकिन और धर्मवीर चौधरी ने एक बड़ा पॉइंटेड सवाल उठाया है कि आप लोगों ने तो विरोध किया निरंतर इस बिल का, गाहे बगाए आपने, आपसे उनका तात्पर्य आपके अलायंस से है, इंडिया अलायंस। नहीं बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, बात अमेंडमेंट्स की हो रही है। वुमेन्स रिजर्वेशन के फेवर में सभी पार्टियां हैं, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई घटक दल नहीं है जो कह रहा हो कि वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है। लेकिन सबके अपने अपने कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ कोटा सिस्टम्स हैं, कुछ मुसलमानों की बात, मुसलमान इस देश का ही तो नागरिक है, तो कोई उसकी बात कर रहा है तो डिस्कशन होना चाहिए। अब उनको साहब रजिस्टर्ड पार्टी है, वर्गों की व्यवस्था की है। आप सुनिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा जी, वर्गों की व्यवस्था की है।
वो अलग इशू है, वो अलग इशू है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपनी बात तो सब रखे ना। दर्द हो रहा है भाई, बिल्कुल ठीक बात है, दर्द नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा सुन लीजिए, पहली बात नहीं, हम डिस्कशन जरूर करेंगे, बहस करना हम करेंगे। आप थोड़ा नसीहत मोदी सरकार को दीजिए कि जब बिना एजेंडा के स्पेशल सत्र ले आते हैं और आप अपोजिशन को एजेंडा नहीं बताते हैं, ड्राफ्ट नहीं देते बिल का डिस्कशन के लिए, ये हाल है सरकार का, उसको बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका है प्रजातंत्र का। इज दिस द वे डेमोक्रेसी रन्स? बहुमत है, वो इसे पास और डिस्कशन भी ना हो, ऐसे ही बहुत और आप जो कहें उसी को मान लिया जाए। का विरोध किया था। विवेक जी सुन लीजिए, नहीं, बिल्कुल बात होगी साहब, ओबीसी की बात भी होगी, दलित की बात भी होगी, सभी पक्षों की बात होगी और होनी भी चाहिए। मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है। अब तो घोड़ा मैदान सब साथ में है, मैदान में वो आपके लिए मुमकिन होगा। हमारे हिसाब से डिविजिव पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। अरे यहाँ पर मुसलमानों के लेकिन जो हिंदू डिवीजन महिला आरक्षण में मुसलमान आरक्षण की बात आपका गठबंधन कर रहा है, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव जी ने करी और आप कह रहे और दूसरी तरफ से असद ओवैसी ने करी, और आप कह रहे डिविजिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। बीजेपी के किस मंत्री ने हिंदू मुसलमान करा? एक सेकंड, बीजेपी के किस मंत्री ने हिंदू मुसलमान करा इस बिल के ऊपर? अगर आपके पास तारीख है, आपके पास वो कमेंट है तो वो जरूर सुनाइएगा ब्रेक के बाद। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, शाजिया इल्मी आपको इसका जवाब देंगी। लेकिन हिंदू मुसलमान किसने करा? इंडिया अलायंस ने करा इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। क्या महिला आरक्षण बिल को इंडिया अलायंस रोकना चाहता है? यह एक सवाल खड़ा हुआ है जो धर्मवीर चौधरी ने खड़ा करा है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। कितने ही स्टंट क्यों न कर लें। साथ ही अमित शाह ने पीएम मोदी को नारी शक्ति वंदन विधेयक के लिए बधाई भी दी। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पेश होने के बाद तेलंगाना में बीजेपी की महिला नेताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान उन महिलाओं ने दूध से प्रधानमंत्री की होर्डिंग का अभिषेक किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें महिलाएं पीएम की होर्डिंग का दूध से अभिषेक करती नजर आई। यही नहीं, महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी भी की। इस बीच लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने का जश्न केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में आमंत्रित विशेष महिला सदस्यों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। जश्न मनाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें विशेष आमंत्रित महिला सदस्यों में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, ईशा गुप्ता और फेमस डांसर सिंगर सपना चौधरी को अनुराग ठाकुर मिठाई खिलाते नजर आए। ये ऐतिहासिक दिन है सारे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए। और इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। बीजेपी जहां इसे आधी आबादी के लिए बेहतर और भविष्य संवारने वाला बिल बता रही है, वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का यह कहना है कि इसे लाने में उनकी पार्टी ने पहल की थी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा वो आपको सुनाते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिल मोदी सरकार की पहल नहीं है, पहले भी इसे लागू करने की कोशिशें की गई हैं। अमित शाह जी तो ये स्वीकारा कि राज्यसभा में ये बिल हम लोग पारित कर दिए थे, इसका मतलब काम तो हम आगे निकाले थे, साबित होते उनकी बात पे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि यह देश की जनता और कांग्रेस की बहुत पुरानी मांग थी, इसे पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं मानता हूं कि ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था और अभी भी जो जहां तक जानकारी मुझे मिली है ये लागू होगा 2029 में। नारी शक्ति वंदन विधेयक को कांग्रेस चुनावी स्टंट बता रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के साथ ही विपक्षी गठबंधन के रुख पर सवाल उठने लगे। नई संसद के पहले ही दिन सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया, क्योंकि सालों से महिला आरक्षण का ये बिल लटका हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की वजह से ये बिल अब तक सदन से पास नहीं हो पाया, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बार नहीं बल्कि 6 बार ये बिल संसद में लाए, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इसे पास नहीं होने दिया, क्योंकि 2010 में सोनिया गांधी ने खुद बयान दिया था कि कांग्रेस के कुछ सदस्य महिला आरक्षण बिल के खिलाफ हैं, जिसकी वजह से सदन में बिल पास नहीं हुआ। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने भी इस बिल का विरोध किया था, जिसकी वजह से बिल कभी लोकसभा में लटका तो कभी राज्यसभा में। लेकिन नई संसद की कार्यवाही के पहले ही दिन सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण पेश किया और सदन से इसे पास करने की अपील की। जबकि महिला आरक्षण से जुड़े बिल के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। गृह मंत्री ने और इस समय की बहुत बड़ी खबर है, 2/3 बहुमत से बिल पारित हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस देश के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया है।
नरेंद्र मोदी ने खुद इस बिल को पेश किया था। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पास हुआ है। पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। नारी शक्ति वंदन बिल को ऐतिहासिक वोट पड़े हैं। विपक्ष के लाख विरोध के बावजूद यह बिल पास होना ही था, लेकिन बड़ा, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं संविधान संशोधन होगा ये अब, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन इस देश में बीते कई दशकों से कहा जा रहा था कि होना चाहिए। 4 बार प्रयास हुआ अलग अलग सरकारों में इसको लाने का, लेकिन कभी यह बिल पास नहीं हो पाया। कई नेताओं ने इसका विरोध किया, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया। ऐसा भी हुआ कि सरकारें मजबूरी में इस बिल को लेकर आई, लेकिन अपने ही गठबंधन के नेताओं से इसका विरोध करवा दिया। हमने ये दौर भी देखा है, लेकिन अब आज 2/3 बहुमत से यह बिल पास हो रहा है। देशवासियों के लिए यह बहुत बहुत बड़ी खबर है, बहुत बहुत बड़ी खबर है। शाजिया इल्मी हमारे साथ है, बीजेपी की नेता भी हैं और महिला भी हैं। शाजिया इल्मी, लोकसभा में 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ यह बिल पास हुआ है, 454 वोट पड़े हैं। योर फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, मैं इतनी खुशी महसूस कर रही हूं कि मैं शायद शब्दों में नहीं बयान कर पाऊं। मैंने सोचा नहीं था, 27 साल से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने इस पर रिपोर्टिंग भी की है। 2010 में मैंने कई आर्टिकल्स इस पर लिखे। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं इस वक्त ऐसे बैठी हुई हूं और बाकायदा ये बिल पारित हो गया है। थोड़ा वक्त लगेगा ये सिंक इन करने में, इस बात को जज्ब करने में, लेकिन इस बार भी हमने देखा अभी तो हमें 27 साल से 27 साल से अगर मगर किंतु परंतु मुझे बोलने दीजिए बारिश भाई, मुझे बोलने दीजिए। 27 साल से नहीं, हमारी बारी है भाई, हमारा नंबर आ गया है। सुन लीजिए आप बारिश भाई, हो गया बहुत, हो गया। हमने तो यही कहा था ना। देखिए बारिश भाई, मैं आपको वक्त दे दूंगा। 27 साल ये देखिए, ऐसा नहीं है, ये लड़ाई झगड़े का वक्त आगे भी मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा आगे भी चर्चा होती रहेगी, लेकिन ये बिल के पास प्यारा रिएक्शन है। शाजिया इल्मी, बारिश भाई मैं आपको मौका दूंगा, आप ही को मौका दूंगा इसके बाद। थैंक यू बोलना चाहूंगी शाजिया इल्मी ऑन स्क्रीन, भारतीय जनता पार्टी को कि देश की सारी बच्चियां जो हैं, उनके माँ बाप जो है, साधारण घरों की बेटियां, अलग अलग समुदाय की, अलग अलग जात की, अलग जातियों की, अलग मजहब की, कितना बड़ा दिन है कि उनके लिए एक मौका है, एक अवसर है कि वो भी लोकसभा में पटल में आकर, विधानसभा में बैठकर देश के लिए, राज्य के लिए बड़े बड़े फैसले लेंगी। शाजिया, ये इतना बड़ा दिन है और शाजिया आप भी एक टीवी जर्नलिस्ट रही खुशी का इजहार नहीं कर पा रही हूँ। शाजिया, आप भी एक टीवी जर्नलिस्ट रही है जिनकी यात्रा टेलीविजन से शुरू हुई, और आपने भी इस बिल को गिरते हुए देखा, इस बिल पे रिएक्शन आते हुए देखे। अगर आज आप एंकरिंग कर रही होती तो आप 2 लाइनें क्या कहती? देखिए, मैं अगर एंकर कर रही होती तो मैं वही जो मैंने अभी कहा है कि आखिरकार वो घड़ी आ गई, और इसलिए मैं दिल से, तहे दिल से, दलगत राजनीति से हटकर देश की बेटियों के लिए, एक गरीब माँ, एक गरीब बेटी को सामने रखकर एक वंदन करूंगी, अभिनंदन करूंगी नारी शक्ति वंदन कानून का, जो मुझे लगता है बहुत जल्दी कानून बन जाएगा। और मैं कहूंगी वाकई में मौका आ गया। बहुत ज्यादा इंतजार किया, 27 साल से, लेकिन परंतु अगर मगर, इफ बट, कोटा नो कोटा, बस महिलाओं को बांटा गया, कोशिश की, इसके बावजूद सारे के सारे दांव पेच फेल हो गए। लेकिन देखिए, विपक्ष का जो एक सवाल है, सामाजिक न्याय की बात होती है, आर्थिक न्याय की बात होती है, लेकिन देखिए शाजिया भी एक मुस्लिम महिला है, मतभेद रहे जिनको आज तक महिलाएं उसका हमेशा शिकार रही है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी जाति की हो। शाजिया, यू मेड योर पॉइंट। ओके वारिस जी, देखिए अमीश भाई, शाजिया इल्मी भी एक मुसलमान है, बीजेपी से कनेक्टेड है, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आज तक बीजेपी ने इनको भी राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बनाया, ना इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, ना इनको एमएलसी बनाया। मुझे बड़ा अफसोस होता है। शाजिया मेरी दोस्त भी है, मेरी दोस्त है, इसलिए मुझे बुरा लगता है इनके बारे में, मुझे बुरा लगता है इनके बारे में। बहरहाल अभी तो नहीं मिलेगा आपको रिजर्वेशन। ये आपकी यारी व्यक्तिगत बातों का कुछ भी असर नहीं मुझे पड़ रहा है। मैं इतनी खुश हूँ कि आप मेरी फिक्र ना कीजिए वारिस भाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात।
अब मेरी फिक्र ना कीजिए। की बात और होती शाजिया जी, अगर ओबीसी महिलाओं को मिलता, मुसलमान महिलाओं को मिलता तो बहुत खुशी की बात होती शाजिया जी। हमको लगता है कि आपका भी कोई चांस लग जाएगा। अरे आप अपने से शुरुआत कीजिए ना। मुसलमान थी, 33% में आप भी घुस जाते गए, आपको भी चांस लगता है कि नहीं आते कि बीजेपी है। अच्छा कब होगा, कब इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? मुसलमान एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात, इसमें आपको खुशी खुशी इसका देना चाहिए। एक डिम्पल यादव को कहना चाहिए कि भाई कब होने वाला है? इस कार्यक्रम में लगातार नहीं बोलते। ओके, मैं एक का ऑडियो खोलूंगा, दूसरे का बंद कर दूं। वारिस प्रधान का ऑडियो है अभी। वारिस प्रधान 40 सेकंड, वारिस प्रधान 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। यस अमीश भाई, सवाल ये है कि चलो आज बिल पास हो गया, मगर 2021 का जो सेंसस करना था अब तक बीजेपी सरकार ने वो सेंसस नहीं किया। पहले तो सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का एक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत बड़ा है। वो प्रोसेस के बाद में ये कमेटी बनाई, अमित शाह ने ऐसा कहा कि कमेटी तय करेगी कि कहां से 33% आना है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 2029 तक भी हमारी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये हमारा नहीं, काफी जानकारों का भी ये मानना है, जिन्होंने ये बराबर आंकड़े लगाए हैं कि इतने साल जाते हैं इस सब चीज के अंदर। होना है कैसे में के अंदर? ने ये अपने हाथ से 2026 तक मारा है। इस वक्त ये बिल लाकर बीजेपी 24 तक नहीं ला सकती। परिसीमन 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा तो 2029 से ये लागू हो जाएगा। नहीं हो सकता परिश्रमण, क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अब तक कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हुआ, 1.5 साल चला गया, कॉर्पोरेशन का भी डिलिमिटेशन के चक्कर में पड़े वो गया है। प्रोफेसर आगी डिलिमिटेशन के लिए काफी चीजों का रेशियो लगता है। अब सवाल है, पास करना अभी तो राज्यसभा में जाएगा ये बिल, अभी लोकसभा में पास हुआ है, लेकिन बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी हो सकता है पास हो जाए ये बिल। लेकिन ऑपोजिशन के मन में शक है ये लागू कैसे होगा, ये तो 2029 तक नहीं लागू हो पाएगा। तो 2024 में तो चुनाव है। देखिए अमित जी, राजनीति में सिंबोलिज्म का बड़ा महत्व होता है। इस बिल को ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन है जब प्रधानमंत्री किसी बिल को सदन के पटल पर रखते हो, वो प्रपोज करते हो, और उसका आपने निष्पत्ति और उपसंहार देखा है कि 454 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि राज्यसभा में भी है 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाएगा। अब रही जो असउद्दीन ओवैसी और इन पार्टियों की समस्या क्या है। असउद्दीन ओवैसी के पार्टी की समस्या है कि वो क्या बुर्का में पहनने वाली महिलाओं को ले जा कर के वो राजनीति में लाएंगे। ये तो महिलाओं को बुर्का में ही रखने के आदी हो चुके हैं। तो जब वो महिलाएं आएंगी सड़कों पर तो क्या इनके कट्टरपंथा को वो बर्दाश्त करेंगी? मुझे लगता है कि उनके समाज के अंदर ही इनके प्रति विद्रोह होगा, इसका इनको डर है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको डर इस बात का है कि क्या वैसे कैंडिडेट हमारे पास मिल पाएंगे। अभी तक तो पितृसत्तात्मक समाज में वही वो आगे आकर के राजनीति करते थे, तो उनके लिए भी अपने लिए कैंडिडेट चुनना आसान नहीं होगा। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं ने एक नया ग्रासरूट लीडरशिप पैदा किया है, जिसमें निचले स्तर पर भी महिलाओं के आरक्षण होने के कारण जो है अब विभिन्न वर्गों से, विभिन्न कैटेगरीज से लीडरशिप पैदा हो रहा है। लेकिन इनकी समस्या है राजनीति में कम्युनिकेशन की। क्या वो अपनी बातें रख पाएंगे, और जब बातें नहीं रख पाएंगे तो क्या इसका बेनिफिट जो है, पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो पूरा विवेक श्रीवास्तव डर सता रहा है। जी देखिए, सब रख सकते हैं। देखिए सरकार ट्रैप्ड है, सरकार ट्रैप्ड है। बात है कि सीपीआई और सीपीएम जो है नहीं सुनिए संगीत रागी जी, सुनिए, रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन की बात नहीं करती थी, अब रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन की बात करने लगी है। नहीं, अब आप सुन लीजिए विवेक जी। सुनिए, देखिए अपार्ट फ्रॉम व्हाट रागी जी हैज सेड, मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहूंगा। सरकार देखिए कहने को तो सब खुशियां मना रहे हैं, साहब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, बीजेपी उसका तमगा उठाए घूम रही है कि साहब क्रेडिट हमको चाहिए। असली में सरकार ट्रैप हो गई है। 2021 में जानबूझकर सेंसस नहीं करा गया, करा ही नहीं गया, क्योंकि इनकी यह मंशा थी कि अगर उस टाइम पे बिल लाने की कोशिश करेंगे तो साहब हमारे जो बीजेपी के कैंडिडेट्स जो दिग्गज खड़े हुए हैं, मोदी साहब की जो टीम है, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा लागू करना है तो अभी करो, तो इन्होंने मना कर दिया।
क्योंकि ये नहीं चाहते कि 2024 में किसी भी तरीके से मोदी जी की करंट टीम जो है मेंबर पार्लियामेंट्स की ज्यादा उसमें 19-20 हो। ये कोई खास महिलाओं के समर्थन वाली सरकार नहीं है। दूसरी बात साहब, एक तो डिले होगा, दूसरी चीज जब ये इंप्लीमेंट होगा डीलिमिटेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है अमीश भाई, वो थ्योरेटिकली क्या और वो भी पूरे देश की, एक सवाल मैं वो भी सभी लोकसभाओं की बोला। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे विवेक जी, आपसे मेरा सवाल है 2024 में आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आएगी क्या नहीं आएगी? हाँ या ना? नहीं आएगी सरकार। नहीं आएगी। आप लोगों की इंडिया अलायंस वालों की बनेगी आपको लगता है? ये अपने सारे एक सेकंड बिल्कुल बनेगी सर, ये अपने हथकंडे। तो ये तो 2024 तक ही है। 24 के बाद डीलिमिटेशन का जिम्मा आपका, परिसीमन का जिम्मा आपका। आप बिल्कुल 26 में लागू करो, 25 में लागू करो। आपको ये भरोसा क्यों है कि आएगा तो मोदी ही और उसके बाद फिर इसको 29 में भी नहीं लागू करने देगा? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये हमें भरोसा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है या फिर हमें भरोसा नहीं है? नहीं तो फिर आप बात तो मोदी यही कर नहीं रहे आएंगे कि 2029 तक लागू नहीं करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार 24 में आई नहीं रही है, वो लग रहा है कि हम आएंगे। आपके अनुसार तो वो तो उनके पास तो ताकत ही नहीं होगी, ताकत तो आपके पास होगी, लेकिन आपको पता है कि आपकी सरकार नहीं आ रही है। 10 सेकंड में आपको यह विश्वास है कि आपका शासन नहीं आ रहा है। आईएनडी नहीं, ऐसा नहीं है। आईएनडीए अलायंस की सरकार आएगी। मोदी साहब के कैलकुलेशंस फेल्ड हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में है कि आने जा रहे हैं। 1-to-1 का चुनाव होगा, ऑपोजिशन यूनाइटेड है। इनको लगा था जो जुमला फेंकने के बाद कि आईएनडीए के घटक दल अलग अलग हो जाएंगे इस इशू पे और लड़ेंगे, नहीं हुए। वी आर स्टिल यूनाइटेड एंड 2024 वी आर कमिंग। प्रोफेसर रागी शार्प रिप्लाई, प्रोफेसर रागी शार्प रिप्लाई, पॉलिटिकल रिप्लाई, प्रोफेसर रागी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, इनको डर इसी बात का है कि नरेंद्र मोदी 2024 नहीं 2029 तक की तैयारी कर चुके हैं। इनको लगा कि जो ये मास्टर स्ट्रोक है इसमें ये सारे विपक्षी धाराशायी हैं। इंडिया के जो गठबंधन है ये सारे दल इंडिया, देखिए आप कितना मजबूत हैं हमें नहीं पता है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि आप एक दूसरे के प्रति सशंकित हैं। कोई भी इंडिया का घटक दल एक दूसरे के साथ आने की बात तो करता है, लेकिन वो एक दूसरे के प्रति सस्पिशन भी उतना ही बड़ा है, इसलिए डाउटफुल गठबंधन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी सीपीआई और सीपीएम दोनों आरक्षण के अंदर आरक्षण की वकालत कभी नहीं की। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी या आरजेडी जो इस बात का करती थी कि ओबीसी के नाम पर जो है अल्पसंख्यक महिलाओं के अलग कैटेगरी बनाई जाए, तो इसका सीपीआई और सीपीएम ने विरोध किया था। आज आपकी हैसियत खत्म हो गई है, शायद आप पढ़ के नहीं आए हैं हो गया है कि विमेन रिजर्वेशन बिल पहली बार गीता मुखर्जी सीपीआई इंडिया अलायंस की बात हो रही है। मैं 2013 की एक घटना जो कि निशिकांत दुबे जो कि लोकसभा के सांसद हैं झारखंड से, उन्होंने जो विस्तृत करी उसके ऊपर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा। धर्मवीर चौधरी जी, मैं आपको उनकी बाइट सुनाता हूं निशिकांत दुबे की। सोनिया गांधी ने किस सांसद का कॉलर पकड़ लिया था, निशिकांत दुबे ने क्या खुलासा किया है, सुनिए जरा। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास मुतेबार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो, चाहे ये प्रमोशन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। तो निशिकांत दुबे ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने स्वतः कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं आते तो मेरा सांसद आज नहीं यहां पर बच पाता। ये निशिकांत दुबे के कहे हुए शब्द हैं और सदन के पटल पे कहे हुए शब्द हैं। बताइए, एक दलित सांसद का कॉलर पकड़ा गया था कांग्रेस की नेत्री द्वारा। देखिए, यही तो इन पार्टियों का अमीश जी दोहरा चरित्र है, चाहे वो कांग्रेस का दोहरा चरित्र हो। इसमें मुलायम सिंह जी कह रहे हैं मेरा दलित सांसद नहीं बच पाता, उसे सोनिया गांधी जी खत्म कर देती, पीट देती, मार देती, काट देती।
और उधर लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण के बिल को समाजवादी पार्टी फड़वा के फेंक देती है। इसीलिए तो ये गड्ढे में जा रहे हैं। आज मोदी जी इस बिल को लेकर के आए तो 2 ही वोट तो इनके विरोध में पड़े हैं, लेकिन ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं खामखा। अरे भाई खामखा क्यों बहा रहे हो? जब एक देश में महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, तो महिलाओं को सशक्त होने दीजिए ना। क्यों पेट में दर्द हो रहा है आप लोगों के? नहीं होना चाहिए। ये अमीश भाई, ये लोकसभा में पास हुआ है, ये राज्यसभा में पास होगा, ये कानून बनेगा और ये भारत के संविधान की जीत होगी। जवाब आपके अलायंस का मामला है, की जीत होगी और 50 ये अलायंस है जो एक दूसरे के कॉलर पकड़ता था। जवाब विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड। देखिए देखिए अभी धर्मवीर चौधरी साहब थोड़ी डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीएसपी जो है वो बात कर रही है फिलहाल भारतीय जनता। मैं तो सीधी भाई अब एनडीए अलायंस का मैं सीधी डिलीवरी दे रहा हूं आपको। नहीं आप सुनिए सर, आप सुनिए तो आप ये भी बोलिए ना कि ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई मोदी साहब ने, बिल का ड्राफ्ट पहले क्यों नहीं दिया गया, डिस्कशन पहले ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं हुआ, ये पैसा वैसी करने की जरूरत है क्या पड़ी? ये बोला आपने? आपने नहीं बोला। अब आप अगर एनडीए घटक दल ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना अल्लम जो सरकार करेगी हम समर्थन देंगे। अरे कौन रोक रहा है आपको? धरना दीजिए, भूख हड़ताल करिए, अनशन करिए, दूसरी रोक रहा है आपको? बिल्कुल करेंगे, मत पकड़िए, लेकिन किसी का अब बहस ही ना करें, मत करिए किसी के ऊपर। नहीं कॉलर देखिए, सुन लीजिए, अगर आपने भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करा है, आपने भी उसके बाद उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं, तो इस तरीके से दोषारोपण करना कि हम और 2000 साल से पिछड़े हुए हैं, हर चीज में सही कहना जब गलत है। अवसर मिलेंगे हम उस अवसर का लाभ उठाएंगे। ये दलित शोषित वंचित समाज के लोगों को अगर अवसर मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन स्टैंड है नहीं वो आपकी पार्टी का स्टैंड है कि आप एनडीए के साथ जा रहे हैं। वारिस पठान, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर बीजेपी पे बार बार आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन इस पूरे बिल में बीजेपी के किसी नेता ने अगर हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया हो तो आप उसका नाम लीजिए। देखिए अमीश भाई, बीजेपी की एक आदत हो गई है, 9.5 साल से किस चीज ने रोका था इनको, क्यों नहीं लाई ये बिल? 9.5 साल से हम तो रोज सुन रहे हैं जुमला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन वहीं पर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मोदी की सरकार आराम से रिहाई दे देती है, वो छूट के बाहर खुली फिजाओं में घूमते हैं। हाथरस के अंदर भी हमारी एक बहन के साथ होता है, मगर मोदी जी तो खामोश रहते हैं। तो मोदी जी का बोलने का कुछ और है, करने का कुछ और है। यहां पर भी अगर आप देखिए हमारी मांग क्या थी, सिंपल, नारी सम्मान के सब साथ में, नारी एम्पावरमेंट के फेवर में तमाम देशवासी खड़े हुए हैं, कोई इससे दो राय नहीं। मगर हम चाहते थे कि बिल में ओबीसी का भी अधिकार मिले, ओबीसी महिला को अधिकार मिले, मुसलमान महिलाओं को अधिकार मिले रिजर्वेशन के थ्रू। ओके, शाजिया अरमान है कि वो भी विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, एमपी बने, मिनिस्टर बने, तब जाके देश आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। आपने देखिए पूरे देश को, समाज को, 40 सेकंड, राज्यों को कई तरह से बांटा है। आप महिलाओं में भी ये बंटवारा करने जा रहे हैं, वहां पे भी खंडित करना है आपको। हर एक आपकी मानसिकता यही है, तोड़ो, विभाजन करो, खंडित करो। ओबीसी महिला को अधिकार नहीं है? क्या मुसलमान महिला को अधिकार नहीं है? आप जानते हैं कि किसी भी जाति की महिला हो, किसी भी धर्म की हो, अपने पुरुष काउंटर पार्ट के सामने उसके साथ भेदभाव होता है। आप नहीं चाहते हर एक समुदाय की, हर एक जात की, हर एक धर्म की जो महिला हो उसको बराबरी का हक मिले, पॉलिटिकली वो एम्पावर्ड हो, वो सशक्त हो? आप बताइए। और ये किंतु परंतु का खेल आप क्यों कर रहे हैं? हथकंडा है ना, आप नहीं चाहते हैं, इसलिए आप मीन मेक निकाल रहे हैं। हम बता रहे हैं, ठीक है, let वारिस पठान रिस्पॉन्ड। शाजिया, let वारिस पठान रिस्पॉन्ड। अपनी दुआओं का असर है ये। 63 मिलियन वारिस भाई, और आप जानते हैं कि कांग्रेस ने जिस बिल को पास किया था, जो हाथ बड़ा बड़ा के सोनिया गांधी जी, शाजिया, let वारिस रिस्पॉन्ड। वारिस 30 सेकंड। राज्यसभा में जो बिल पास हुआ था उसमें क्या एक सेकंड ऑडियो डाउन। शाजिया होल्ड ऑन, 30% से 19% पे आ गया है। इसके बारे में बीजेपी की महिला क्या कहेंगी, इनको पता नहीं है। 20 मिलियन मुसलमान वुमेन ड्रॉप आउट है, ये इनको पता नहीं है। 7% मुस्लिम पॉपुलेशन है वुमेन का ओवरऑल इसके अंदर, जिसमें 0.7% इन लोकसभा है। अमीश भाई,
सोचिए कितनी ज्यादती है। ठीक है, मैं अब राहुल गांधी पर आता हूं। लोकसभा सेशन चल रहा है जिसमें 8,990 केंद्र सरकार में 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। तो जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने बोला ये आपका माइंडसेट होगा कि सेक्रेटरी सरकारें चलाते हैं। मेरे हिसाब से और संविधान के हिसाब से चुनी हुई सरकार जो है वो सरकार चलाती है, वो निर्णय लेती है। देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। इस देश के 29 मंत्री जो हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी ने कहा और जो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं, एक तरफ स्टालिन भी कह रहे हैं, तो दिस इज अ डिवाइड अमंग 80% ऑफ हिंदूज? इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। अमित, इसका उत्तर मैं दूं? जी प्रोफेसर आगे। देखिए अमित जी, जब राहुल गांधी ऐसे सवाल उठाते हैं या ये भी कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर इतने % हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी तो कायदे से और सच पूछिए तो कांग्रेस के सरकारों के और उनके प्रधानमंत्रियों के गाल पर वो तमाचा मारते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने वो रिजर्वेशन की व्यवस्था कब से शुरू की थी? आप उनकी नर्चरिंग किसके वजह किए थे? एकाएक कोई प्रोफेसर नहीं बन जाता है। प्रोफेसर तक आने में कम से कम उसको 17 साल लग जाते हैं, सेक्रेटरी तक आने में 20 साल लग जाते हैं। आपने कौन सी व्यवस्था ऐसी की थी? आपकी अपनी सरकारों का क्या अपने आप का रिकॉर्ड रहा था? तो इन चीजों को राहुल गांधी नहीं समझ पाते हैं। राहुल गांधी के सामने जो डेटा दिया जाता है उस डेटा के आधार पर वो बोलते हैं और बड़ा दुर्भाग्य है कि वो इसको समझते नहीं है कि इनकी बारीकियों को वो नहीं समझ पाते हैं। और यही कारण और अब व्यूअर्स बात आर पार में सत्य और तथ्य की। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पास हो गया है, लेकिन दहलीज पर खड़े 2024 चुनावों को देखकर शायद विपक्षी गठबंधन की सभी पार्टियां, इंडी अलायंस ये साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है कि महिलाओं को आरक्षण वाली मॉडर्न और कंस्ट्रक्टिव सोच उनकी देन है। इन शॉर्ट संसद में महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ लग रही है। दूसरी ओर इसी विपक्षी गठबंधन ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ऐसे बयानवीर नेताओं को खुली छूट दे डाली है जो सिलसिलेवार तरीके से देश की सबसे बड़ी आबादी की भावनाओं को तार तार कर रहे हैं। वैसे महिला आरक्षण पर क्रेडिट लेने की होड़ और सनातन को गाली ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता, क्योंकि देश की आधी आबादी यानी बड़ा वोट बैंक दिख रहा है, तो दूसरे के जरिए 80% में दरार डालने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल सनातन को एक बार फिर गाली देने का जिम्मा इंडिया अलायंस के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधों पर आ गया है। इस बार मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं के लिए जो कहा है वो मैं आपको पूरा न बता सकता हूं और ना ही सुनवा सकता हूं, लेकिन उस बयान का एक संशोधित एडिटेड हिस्सा मैं आपको जरूर सुनवाना चाहता हूं। सुनिए जरा। ब्राह्मण स्वयंभू है जो अपने मां के पेट से पैदा होने में किन नहीं करता। वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। लगता है ब्रह्मा के शरीर में 4 जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को सुनवाना इसलिए जरूरी है ताकि अगली बार जब कोई आपके पास आए और कहे कि वो सनातनी है या फिर सनातन धर्म का सबसे बड़ा हितैषी है, तब आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए कि कब किसने सनातन के बारे में क्या क्या कहा है। मैं भी आपको ये बार बार इसलिए याद दिलाता रहूंगा क्योंकि सनातन मेरे लिए ना तो मौका परस्त सियासत का कोई विषय है और ना ही टीआरपी का। इसलिए सनातन हित में आज एक बार फिर हिंदुओं और सनातन धर्म को गाली देने वाली लिस्ट को अपडेट कर लीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सबसे पहले रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया था, याद रखना। इस बार उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी बताया और भद्दी भद्दी बातें कही। इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस के नेता, चीफ कह सकते हैं, सतीश जारकिहोली ने कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ बेहद गंदा है। इसके बाद बारी आती है तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन की।
सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है, इसे खत्म करना होगा। इसके बाद सनातन विरोधी झंडा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उठा लिया। उन्होंने कहा जिस धर्म में समानता नहीं है वो धर्म कहलाने के लायक नहीं है। फिर ए राजा बोले सनातन HIV, एड्स और कुष्ठ रोग जैसा है। फिर सामने आए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। उन्होंने सबूत मांगा कि बताओ हिंदू धर्म का जन्म और कब और कहां हुआ। इन सब के बाद नंबर आया ब्लॉकबस्टर बयान का, और इस बयान के बारे में जानकर आप समझ जाएंगे कि आज मैंने आर पार में आज सत्य और तथ्य का यह मुद्दा क्यों चुना। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमोडी का ने कहा विपक्ष के गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का गठबंधन ही सनातन धर्म की खिलाफत के लिए हुआ है, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि महिला आरक्षण पर क्रेडिट लेने की होड़ और हिंदुओं की भावनाओं पर वार यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि वैदिक काल से गार्गी, देवयानी और लोपामुद्रा जैसी विदुषी परम ज्ञानी महिलाओं ने साबित किया है ना तो सनातन कमजोर है और ना ही सनातनी महिलाएं किसी प्रकार से मोहताज। लेकिन इसके विपरीत आज क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। और आप यानी जनता तो जनार्दन है, समझदार है, इसलिए कहा भी जाता है ये जो पब्लिक है ना ये सब जानती है, सब समझती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।